अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है लेबर के हवाले से। मटीरियल के हवाले से हम बात पहले ही कर चुके हैं। आज हम लेबर के भी दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। हम बात कर रहे हैं MGT 402 के हवाले से शॉर्ट लेक्चर्स। अब जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, लेसन 13, इसमें बेसिकली उसने जो बेसिक पॉइंट रेज किया है वो है पीस रेट, बेस रेट, प्रीमियम प्लान्स। यानी कि जो हमारी लेबर है उसके मुख्तलिफ प्लान्स के हवाले से, उनकी सैलरी के हवाले से, उनकी वेजेस के हवाले से। अब एक तो ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को वेजेस दी जाती हैं, हम पीछे भी हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि हम उनको डेली वेजेस पे लेते हैं कि पूरा दिन उन्होंने काम किया, उनको पे किया या एक्स्ट्रा पे कर दिया। या फिर हम उनको लाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि वो जितना काम कर रहे हैं उस काम के हिसाब से हम पे करते हैं। जब हम काम की तरफ आते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि हम ऑर्ली बेसिस पर उनको पे करें या हम उनको पीस रेट के बेसिस पर पे करें। अब जब हम उनको पीस रेट की बेसिस के पे करते हैं तो पीस रेट जो है वो ये हो जाएगा कि अंडर दिस मेथड रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर इज पेड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉन्ग नाइट टेकिंग हिम द परफॉर्म ऑफ वर्क। जो वर्क है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसमें जो फार्मूला हमारे पास होता है वो है जी यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई पर यूनिट रेट। कि एक पर यूनिट रेट, एक अप्लाइड, एक एस्टिमेटेड रेट पहले से हमने फाइंड किया होता है वेजेस के हवाले से, कि हमें हर लेबर पर्सन को जितने यूनिट्स बनाएगा उस यूनिट्स के हिसाब से इतना पेमेंट करनी है। सपोज अ वर्कर पेड 0.5 पर यूनिट एंड ही प्रोड्यूसेस 18 यूनिट्स इन 7 आवर्स, तो उसकी टोटल जो सैलरी बनेगी वो ₹9 बनेगी। होwever a well regulated piece rate system has been guaranteed minimum wage। पीस रेट के हिसाब से भी मिनिमम वेज जो है वो गारंटीड होती है। ठीक है जी। पीस रेट का एडवांटेज क्या है? देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। जो काम किया है उसकी पेमेंट मिल जाती है। ठीक है। एफिशिएंट वर्कर्स, वेल स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा अर्न करते हैं। सिंस देयर इज डायरेक्ट इंसेंटिव टू वर्क, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अडॉप्टिंग करेक्ट प्रोसीजर एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो जो टेक्निक्स बताई जाती हैं उसके मुताबिक जब काम करते हैं, बेहतर करते हैं, तो फिर उनको उस हिसाब से पे किया जाता है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इससे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। जाहिर सी बात है, हर वर्कर की जरूरत होती है, कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सिंस द कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड, कंपुटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एडवांस इज पॉसिबल। कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स, कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कर दी जाती है। हमें पहले से पता होता है कि एक लेबर जो है, एक लेबरर जो है, उसको हमें क्या पे करना है। अब इस सिस्टम के तहत हर वर्कर अपनी वक्त के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करता है, क्योंकि उसे पता है काम करूंगा पैसे मिलेंगे, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज जो इनिशियल स्टेज पर वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते, तो फिर उनकी वो अर्न नहीं कर पाते। जो स्पेशलाइज हो जाते हैं उनके लिए तो आंखें बंद करके काम करना आसान हो जाता है। अब दूसरा ये है कि ज्यादा काम करने के चक्कर में क्वालिटी ऑफ वर्क भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है। फिर तीसरी चीज आ जाती है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अ रिजिड सिस्टम ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन इज अननेसेसरी। अब इसमें रिजिड सिस्टम होता है कि जो काम ठीक हुआ है वही उसका पे मिलेगी, जो नहीं हुआ उसकी इवन पेमेंट मिलने की क्या, समटाइम कई ऑर्गेनाइजेशन में तो पेमेंट डिडक्ट भी होती है कि आपने इतना यूनिट्स खराब किए हैं, इस पर दोबारा मेहनत हुई है, आपने खुद मेहनत की है, ठीक है, इसकी पेमेंट जो पहले काम किया उसकी मिल जाएगी। अगर नहीं, जो कि एक्स्ट्रा पे हुआ है, जो वो एक्स्ट्रा लगा है, मटेरियल एक्स्ट्रा लगा है, तो उसकी रिडक्शन भी होगी। अब वर्कर्स जो है वो लॉन्गर आवर्स के लिए काम करते हैं, तो फिर उन्हें थकावट ज्यादा होती है, और जब थकावट ज्यादा होती है तो फिर उनके एक्सीडेंट मुख्तलिफ होने का खर्चा या हेल्थ होने का खतरा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह के डजन, आगे कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, सूटेबिलिटी ऑफ पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम की सूटेबिलिटी क्या है? उसमें कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ मेजर प्रॉपरली मेजर हो, सॉरी, अमाउंट ऑफ वर्क प्रॉपरली मेजर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड।
कि जो वर्क है वो रेपिटेटिव नेचर का हो, यानी कि एक प्रॉपर वर्क बताया जाए कि इतना वर्क आपने करना है। ठीक है, ये ना हो कि जी यूनिट शुरू करके एंड तक कंप्लीट करें फिर अगला यूनिट करें, ऐसा नहीं है। हाँ, चलिए एक फैन की बात कर लेते हैं। फैन के विंग्स बनाने वाला आदमी अलग होगा, ठीक है, उसकी बॉडी को पेंट करने वाला अलग होगा, बॉडी बनाने वाला अलग होगा, मशीन फिटिंग वाला अलग होगा। इस तरह से रैपिटेटिव नेचर होता है। अगर एक ही बंदा सारे काम कर रहा है तो फिर वो काम को फुली वेल ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रोडक्टिविटी इज क्लोजली रिलेटेड टू स्किल्स एंड एफर्ट। जो बंदे की स्किल्स हों उसी के मुताबिक उसको काम दिया जाए। यूनिट कॉस्ट कैन बी इजिली डिटरमाइंड। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना है, ये वो कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर आप यूनिट रेट मेजर भी कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। फिर लाइन कार्ड्स आर मेंटेन्ड एंड ensuring रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी ऑफ वर्कर्स एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो। ठीक होगा जी। पीस रेट डिफरेंशियल किस तरह से होते हैं? अब ये दो लोगों ने बताया कि डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या होता है, एक टेलर ने एक मैरिट ने। टेलर क्या कहता है कि अंडर दिस सिस्टम टू पीस रेट आर फिक्स्ड, वन लोअर रेट एप्लीकेबल टू वर्कर whose प्रोडक्शन इज बिलो स्टैंडर्ड एंड अनदर हाई रेट इज एप्लीकेबल टू वर्कर whose प्रोडक्शन इज अबव स्टैंडर्ड। ये होता है जी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि जिसमें दो सिस्टम, दो रेट मेजर कर दिए गए और फिर उसको बता दिया गया कि ये स्टैंडर्ड है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो ये रेट मिलेगा, अच्छा काम बिलो स्टैंडर्ड होगा तो ये रेट मिलेगा। ठीक हो गया जी। आगे उसकी उसने कैलकुलेशन बताई हुई है। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट आता है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये क्या कहता है? ये उसी की मॉडिफिकेशन है टेलर की, लेकिन इसने कहा ये तीन रेट होने चाहिए इंस्टेड ऑफ टू। किस तरह से? अप टू 80% एफिशिएंसी, नॉर्मल पीस रेट एप्लीकेबल। 100% परफेक्ट बनाया है तो नॉर्मल से 10% अबव होना चाहिए। और अगर उसने प्रोफेक्शन से भी बेहतर हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है उस स्टैंडर्ड से ही बेहतर उसने काम कर दिया, तो उसको एक्स्ट्रा पे मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए अबव 100% पे स्टैंडर्ड से। ठीक होगा जी। आगे उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्रुप बोनस सिस्टम्स। ये बेसिकली क्या है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर वर्कर्स फॉर असेंबली लाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न टू इंक्रीज हिज आउटपुट विदाउट द असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर्स। जो एंड पे काम कर रहे होते हैं उनका प्रीवियस की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, वरना वो काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। तो इसमें ग्रुप बोनस स्कीम लॉन्च की जाती है। उसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब। एक टाइम सेट कर दिया जाता है, अगर उस टाइम में जॉब कंप्लीट होगी तो एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है। तो अगर इफ टाइम टेकन इज ग्रेटर देन टाइम अलाउड, द वर्कर ऑफ ग्रुप रिसीव टाइम वेज। उनको टाइम वेज के मुताबिक पे किया जाता है, पी स्टेट के मुताबिक पे नहीं किया जाता। इफ द टाइम टेकन इज लेस देन टाइम अलाउड, द ग्रुप रिसीव बोनस इन टाइम सेव्ड। और जो उन्होंने टाइम सेव किया उसका उसको बोनस भी दिया जाता है। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। फिर हमारे पास आता है टोटल वेजेस। टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स इंक्लूड अमंग अदर बेसिक पे। जो भी उनको लॉसेस मिले हों, जो भी उनकी सैलरीज हों, जिस हिसाब से भी उनकी पेमेंट्स हो, वो सारी टोटल करके टोटल वेजेस में ऐड कर देता है। उसमें डायरेक्ट लेबर भी आती है, कोई इनडायरेक्ट आपने काम किया है तो वो भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसने कैलकुलेशन भी की है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, लीव सैलरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें जमा की हैं उसने सैलरी में। और ये कैलकुलेट किया है टोटल सैलरी कितनी बनती है पर मैन पर डे ऑफ 8 आवर्स। जी, शुभ, आपका लेसन नंबर 13 था। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।